हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने अब तक केमिस्ट्री में कई सारी चीजों को सीखा है और आज तक हर वीडियो में यही प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर बन सके और ज्यादा सीख सके। ठीक है, तो आज हम ये क्लास 11th का अगला वीडियो लेकर आए हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसका अगला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज्य, या जिसे एक और नाम से जानते हैं मोल अंश। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे मोल प्रभाज्य या मोल अंश, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत ही आसान सा और सरल सा तरीका है, बस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यकीन मानिए, अगर आप टॉपिक को देखते हैं तो आपको फुल डिटेल में सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या टॉपिक पढ़ना है बेटा? हमें पढ़ना है मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल प्रभाज्य या मोल अंश बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। बोर्ड की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत आती है और इस पर आंकिक प्रश्न तो आता ही आता है हर साल। ठीक है, और 11th में भी बहुत ही काम का है, बहुत पूछा जाता है इससे 11th में भी। तो देखिए मोल प्रभाज्य होता क्या है, सिंपल सी, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर हम उस पर जानकारी हासिल करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। देखो बेटा, सिंपल सी, बहुत ही आसान से शब्दों में और सरल, बिल्कुल सरल डेफिनेशन है। सिंपल सी ये डेफिनेशन होती है। मोल प्रभाज्य क्या होता है? विलयन के किसी एक अवयव। अब देखो विलयन के बारे में आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप इस चीज को यहां पर नोट करके लिखा है, आप हमेशा याद रखिएगा। विलयन जो होता है वो आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलय और एक विलायक, विलय प्लस विलायक। ये बात आप सभी जानते होंगे बहुत ही अच्छे से। और विलय हमेशा कैसा होता है? कम मात्रा में होता है। और विलायक कैसा होता है? जो कि ज्यादा मात्रा में होता है या अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, विलयन के किसी एक अवयव। अब विलयन के दो ही तो अवयव है, विलय या विलायक। तो विलय या विलायक के मोलों की संख्या, मतलब या तो विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल प्रभाज्य कहते हैं। मतलब विलय या विलायक, देखिए जब आप विलय का निकालेंगे तो विलय के लिए, और जब आप विलायक का निकालेंगे तो आप विलायक के लिए भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ले देकर कहने का अर्थ यह है कि विलय का अलग मोल प्रभाज्य और विलायक का अलग मोल प्रभाज्य होता है, और विलयन का जो मोल प्रभाज्य होता है वो हमेशा एक होता है। अभी इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूं, थोड़ा सा बस आप डेफिनेशन समझ गए ना। अब थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये ना, ये एक हमारे पास एक पात्र है। ठीक है, या हमने घर पर से कोई भगोना ले लिया। क्या ले लिया बेटा? भगोना ले लिया। अब इस भगोने में हमने क्या भर लिया? हमने लिया जल, और इस जल को इसमें भर लिया। ठीक है, इस जल को इसमें भर लिया। अब भाई जब जल को इसमें भरा है तो जल का कुछ ना कुछ ग्राम में बाहर तो गया होगा ना। जल का कुछ ना कुछ, मान लिया भाई, मान लो ये 18 ग्राम है, 18 ग्राम है। जल जो है कितना है? 18 ग्राम है। और जल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो भैया H2O का आप जानते हो, जब H2O है, जब एक अणु है तो इसका अणुभार भी रहा होगा नहीं रहा होगा। और एक बात आपने पीछे पढ़ी है, मोल क्या होते हैं? ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम बटे में अणुभार। तो अगर इसका ग्राम में भार है और इसका अणुभार है तो इन दोनों को जोड़कर हम जल के क्या निकाल सकते हैं बेटा? मोल निकाल सकते हैं। जल के मोल निकाल सकते हैं। मतलब ये जो जल की मात्रा थी 18 ग्राम, उसमें से हम जल की क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। अच्छा, मोल निकालने के बाद में अभी केवल हमारे पास विलयन कैसा है? शुद्ध अवस्था, मतलब खाली जल है। अब हमने क्या करा, इसमें हमने ना कोई विलय मिला दिया, अब विलय सपोज हमने ले लिया, चीनी ली और इस चीनी को इसमें मिला दिया। अब जब तुमने चीनी को इसमें मिलाया
तो मिलने के बाद ये क्या बन गया, विलयन बन गया, क्योंकि इसमें बेटा चीनी भी आ गई और इसमें जल पहले से था। सपोज हमने चीनी जो मिलाई वो हमने मिलाई 10 ग्राम, और बेटा चीनी का भी तो फॉर्मूला होता है ना, C12H22O11। अगर ये फॉर्मूला है तो इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं, और इसका अणुभार और इसका ग्राम में भार, इससे भी तो हम प्लस करके यही निकाल सकते हैं, मोल। मतलब हम चीनी के भी क्या निकाल सकते हैं, मोल। चीनी के भी क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। अब इस विलयन में हम चीनी के भी मोल निकाल सकते हैं, हम इस विलयन में जल के भी मोल निकाल सकते हैं। तो इस विलयन के अंदर दोनों के मोल कैसे हैं, अलग अलग है। तो एक बात बस ये याद रखिएगा, विलयन जो होता है ना, विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक होता है। यह बात याद रखिएगा, विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक होता है। अब सपोज कीजिए भाई ये विलय है ना, मैंने इसे माना, इसके मोल जो है वो कितने हैं, स्मॉल n। मैंने विलायक के मोल को माना कैपिटल N, ठीक है, माना है हमने, विलय के मोल स्मॉल n, विलायक के मोल कैपिटल N, ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका, ये इधर को देखिए यहां पर लिखा है, ये आपका क्या है, टोटल विलयन के मोल, टोटल विलयन के मोल। विलयन में विलय और विलायक दो चीजें मिली है ना, विलय के मोल कितने हैं, स्मॉल n, और विलायक के मोल कितने हैं, कैपिटल N। तो इन दोनों को जोड़ दें तो किसके मोल मिल जाएंगे हमें, विलयन के मोल मिल जाएंगे। अभी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा अलग तरीके से समझा, थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा बस। अब ये आपको विलयन के मोल मिल गए, आपके पास विलय के मोल है, आपके पास विलायक के मोल है। देखो क्या होता है, जैसे ना हमें जब हम निकालेंगे विलय का मोल प्रभाज, तो देखो हमने विलय के मोल क्या माने, स्मॉल n। तो यहां पर देखो अगर हम खाली विलय के तौर पर डेफिनेशन देखें तो विलयन के, अब यहां पर विलयन के हटा दीजिए, विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल कितने हैं, स्मॉल n, तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, तो अनुपात मतलब बटा, और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या मतलब विलयन में बेटा कुल मोलों की संख्या तो ये है ना n+n, क्योंकि यहां पर विलय भी है और यहां पर विलयन में विलायक भी है। तो ये आपके इस तरीके से निकलते हैं विलय के मोलों की संख्या। अगर ऐसे ही आप विलायक के निकालना चाहें, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज निकालें, तो विलायक का मोल प्रभाज जब निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, तो n, और नीचे तो टोटल विलयन का ही आएगा ना, n+n, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप विलय के अलग निकाल सकते हैं और विलायक के अलग निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर यहां पर बस सपोज कर रहे हैं, अगर यहां पर चीनी का मोल प्रभाज 25 है, चीनी का मोल प्रभाज कितना है, 0.25 है, ऐसे करके मानिए 0.25 है, तो जल का जो मोल प्रभाज होगा, जो विलायक है यहां पर, तो जल का जो मोल प्रभाज होगा वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 0.75, क्योंकि विलय प्लस विलायक मिलकर हमेशा कितने होने चाहिए, एक, और जब आप 0.25 को 0.75 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूं, फिर आप इसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप इसके बारे में ये लिख लीजिए और इसके नीचे इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मतलब जैसे ना कोई बंदा पूछ ले कि n और n कहां से आया, तो आप यहां पर एक लाइन लिख दीजिएगा, माना विलय के मोल स्मॉल n तथा विलायक के मोल कैपिटल N हो तो डैश लगाकर फिर इन चीजों को इसके नीचे लिख लीजिएगा। यही आपका मोल प्रभाज होता है, जिसे मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप मैं जानता हूं थोड़ी सी दिक्कतें अभी भी होंगी, अभी भी लगता होगा यार काफी टफ है। कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट जिंदगी को और दे दो, इसे नोट कर लो। नोट करने के बाद में मैं अभी आपको इसके सवाल करके बताता हूं, फिर देखिए कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से इसे नोट करो पहले आप।
देखो बेटा इस तरीके से इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है एथिल अल्कोहल के 1 मोल तथा जल के 2 मोल हो तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। मतलब हमें एथिल अल्कोहल के मोल दे रखे हैं और हमें जल के मोल दे रखे हैं और क्या पूछा है हमसे? दोनों का मोल प्रभाज पूछा। देखो कभी भी अगर ऐसे करके दिया जाए तो आप ना ऐसे करके कर लिया करो कि क्या बोला है भाई, एथिल अल्कोहल के मोल कितने, जैसे ऐसे ना साइड में एक छोटा सा बर्तन बना लो और बर्तन बनाने के बाद इसमें क्या क्या भरा है? एथिल अल्कोहल C2H5OH और क्या भरा है? जल। और क्या भरा है? जल। देखो इसके कितने मोल हैं? 1 मोल। और इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। ठीक है, इसके 1 मोल हैं और इसके 2 मोल हैं। इस तरीके से अब देखो क्या करना है। हमें दिया है C2H5OH के मोल, ये चीज हमें दे रखी है। कितने मोल दे रखे हैं बेटा? 1 मोल दे रखा है, तो 1 मोल। इस तरीके से जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O के मोल कितने दे रखे हैं? 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। मैंने बोला जो विलय उसको स्मॉल n मान लीजिए, जो विलायक उसे कैपिटल N मान लीजिए। मतलब ये आपको स्मॉल n दिया है, ये आपको कैपिटल N दिया है। हमसे दोनों का मोल प्रभाज पूछा है, मतलब दोनों का अलग अलग पूछा है। वो कभी भी विलियन का पूछे, विलियन का तो आप डायरेक्ट कितना बोल दीजिएगा? 1। अभी समझ में आ जाएगा विलियन का 1 होता क्यों है। तो देखो क्या करिए, पहले C2H5OH के लिए मोल प्रभाज या का मोल प्रभाज लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे। देखो C2H5OH के मोल कितने हैं? स्मॉल n अपॉन में। अब पूरे विलियन के मोल, 1 इसका है, 2 इसके हैं, 3। तो विलियन के मोल जो होंगे, विलियन के मोल, तो विलियन के मोल कितने होंगे? दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए, तो विलियन के मोल कितने होंगे? 3 मोल होंगे ना। तो आप क्या करिए, स्मॉल n और विलियन में ये वाला n प्लस ये वाला n होगा ना, तो अपॉन में n प्लस n। इतना करने के बाद में जब इसके निकालेंगे तो इसके में भी तो यही आएगा, बस इसका विलायक है तो कैपिटल N ऊपर और n प्लस n, क्योंकि हमने इसके मोल क्या? कैपिटल N माने। इतना करने के बाद में आप देखिए स्मॉल n कितना है बेटा? 1। और नीचे स्मॉल n की जगह 1 प्लस कैपिटल N की जगह 2। यहां पर देखिए कैपिटल N कितना है बेटा? 2 और यहां पर 1 प्लस 2। अब इतना होने के बाद में देखो 1/3 और ये 2/3। ठीक है, 1/3 और 2/3। अगर आप चेक करना चाहते हो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो 1/3 और 2/3 को जोड़ लो। तो जोड़ने के बाद 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 2, तो 3/3। ओवरऑल कटकर कितना आया? 1। अगर मोल प्रभाज जुड़कर 1 आ रहा, मतलब आपके दोनों आंसर कैसे हैं? राइट आंसर हैं। और यही मोल प्रभाज को निकालने का तरीका है। सरल सा, सिंपल सा, बहुत ही आसान। अगर समझ में आया है तो फटाफट से क्या करिए, अपने साथियों को भी बताइए, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना बंद कर सीखना शुरू कर सके। ठीक है, क्योंकि मेन फोकस हमें इसी चीज पर करना है कि हम चीजों को रटे नहीं, समझ सके, सीख सके। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर अभी आगे 1-2 सवाल इसके और करते हैं। देखो बेटा अगला सवाल क्या है? अगले सवाल ने बोला है एथिल अल्कोहल के 46 ग्राम को जल के 36 ग्राम में घोला गया, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। इसके लिए भी आप पहला काम क्या करो, आपको अब क्या बोला है, इसमें 2 चीजें हैं, एक है एथिल अल्कोहल, एक है जल। इन दोनों से मिलकर विलियन बना है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? विलियन बना है। इसकी कितनी मात्रा है? इसकी मात्रा उन्होंने बोली है 46 ग्राम और इसकी कितनी मात्रा बोली है? 36 ग्राम बोलिए। अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास फॉर्मूला है, अणु है, तो अणु से आप क्या निकाल सकते हो? अणुभार निकाल सकते हो। इस तरीके से H2O का भी क्या निकाल सकते हो? अणुभार निकाल सकते हो। अब बात आती है अणुभार कैसे निकालें। अणुभार निकालने के लिए आपको परमाणु भार निकालने आना चाहिए, और ये मैंने पीछे आपको परमाणु भार को याद करने की ट्रिक सिखाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी भी वीडियो नहीं देखा है, अभी जाओ और वीडियो को सीखो,
सारे परमाणु भार एक ही बार में याद हो जाएंगे। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, कार्बन का 12 होता है, H का 1 होता है, O का 16 होता है। इसकी मदद से हम अभी निकाल लेंगे। अब देखो आप करना क्या है, हमें करना क्या है। देखो इसके बाद में पहले हम निकाल लेंगे इससे इसके मोल। किसके मोल? दोनों के मोल निकालेंगे, क्योंकि बिना मोल के मोल प्रभाज निकालना असंभव है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे C2H5OH के मोल। और अभी जस्ट मैंने आपको पीछे पढ़ाया, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटे में अणुभार। नहीं पता है तो इस बात को याद रखना, मोल बराबर ग्राम बटे में अणुभार। एथिल अल्कोहल के मोल निकाल रहा हो तो ग्राम बटे में अणुभार, जिसके निकालो उसका ग्राम में भार और उसका ही अणुभार। कितने ग्राम भार दिया है, 46 बटे में अणुभार। देखो बेटा, एक कार्बन का 12 दूनी 24, दो कार्बन है तो बटे में 24 प्लस एक H का 1 तो 6H का 6 प्लस एक O का 16, 24 6 30 और 16 46, तो 46 से 46 कैंसिल। तो इसका जो फाइनली मोल निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। अब आप H2O के मोल निकाल लीजिए, ये भी क्या निकालेंगे आप, ग्राम बटे में अणुभार। अब H2O का ग्राम में भार बेटा कितना दिया है, H2O का ग्राम में भार दिया है 36 बटे में अणुभार 2H का 2 और O का 16, 16 और 2 18, 18 दूनी 36। तो इसके कितने मोल आए बेटा, 2 मोल। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है अभी तो आपने मोल निकाले। अब आपको पता चल गया कि इस जल के जो मोल हैं, इसके जो मोल हैं ये 2 मोल है और इसके जो मोल हैं ये 1 मोल घुला है। मतलब टोटल विलियन के मोल तो 1 और 2 3 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में घुले हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है C2H5OH का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। अब जब इसका मोल प्रभाज आप निकालेंगे तो जिसका निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर रखिए, तो 1 ऊपर और बाकी दोनों के टोटल विलियन के 1 और 2 3, तो 1 + 2 तो 1/3 इसका आंसर हो गया। अब H2O का मोल प्रभाज आप निकालिए, तो H2O के मोल कितने हैं बेटा, 2 मोल, तो 2 बटे में, अब टोटल विलियन के तो वही रहेंगे 1 + 2 तो = 2/3। अब फिर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर राइट है या नहीं है, तो 1 + 3 को 2 + 3 में जोड़ दीजिए। 3 आपका एलसीएम, 1 + 2 तो ये हो गया 3/3 और कैंसिल होकर 1। अगर विलियन का मोल प्रभाज 1 आ रहा है, इसका मतलब आंसर आपका कैसा है, बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपने ये टॉपिक भी अच्छे से सीख लिया होगा और समझ में आया होगा। यार बहुत ही आसान है, फटाफट से इसे नोट करो। इसका एक सवाल और करते हैं, परसेंट वाला जो आता है वो थोड़ा सा अलग होता है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है इस पे इस तरीके से आ जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 6% यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करें। अब यहां पर ना ग्राम में मात्रा दी है, ना आपको दिया है मोलों की संख्या। सिंपल सा इतना बोला है 6% यूरिया के जलीय विलयन। मतलब देखो पहली चीज, ये विलयन है, ये विलयन है किसका, यूरिया का जलीय विलयन है, यूरिया का जलीय विलयन है। इतना तो उन्होंने बोला है ना सवाल में, तो यूरिया का जलीय विलयन है। अच्छा, अगर यूरिया का जलीय विलयन है तो इसमें यूरिया मिली होगी, और जलीय विलयन है तो जल मिला होगा। ठीक है, यूरिया की मात्रा कितनी बोली है, 6%। यूरिया कितना है, 6%। 6% टोटल कितना होता है, 100% होता है ना। 100% में से अगर 6% यूरिया है तो बची हुई मात्रा किसकी होगी, जल की होगी ना। और जल कितने परसेंट बनेगा, जल कितने परसेंट बनेगा बेटा, 94%। अगर 100 में से 6 को घटाओगे तो 94%, मतलब इसमें 94 + 6, ये है आंकड़ा जो है। 6% यूरिया है और 94% कौन है, जल है। जिसकी कम मात्रा वो क्या होता है बेटा, विलय होता है, और जिसकी ज्यादा मात्रा वो क्या होता है, वो विलायक होता है। अच्छा, विलय और विलायक को छोड़िए, अब आपको करना क्या है यहां पर, कैसे क्या करते हैं। देखो जो परसेंट दी गई है वो ही ग्राम में भार, तो 6 ग्राम इसकी मात्रा दी गई है और इसकी जो मात्रा दी गई है वो 94 ग्राम दी गई। इतना होने के बाद में आपको दोनों का ग्राम में भार मिल गया, तो आप ग्राम में भार से क्या निकाल सकते हो, इनका मोलों की संख्या निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे,
अब देखो बेटा, यहां से अपना मेन काम स्टार्ट होता है। ये तो हमने रफली पे समझ लिया चीजों की, परसेंट वाले को समझना कैसे, तोड़ना कैसे। अब यहां से अपना मेन काम स्टार्ट होता है। आपको पहली चीज यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2CO NH2। अब इसमें आपको परमाणु भार पता होना चाहिए, N का 14, C का 12, H का 1 और O का 16। ठीक है, अब यूरिया का ग्राम में भार कितना है बेटा, 6 बटे में। अब यूरिया का अणु भार तो N देखिए 2 है, 14 दूनी 28, 4 H है, एक H का 1 तो 4 का 4 तो 28 और 4 32। ठीक है, और क्या रह गया आपका C का 12 तो 32 और 12 कितने होते हैं बेटा, 44, और एक O है तो 16 तो 60, 44 और 60 तो देखो 6 धाउन 60, तो ये आपका रह गया 1/10, जिसे आप लिख सकते हो 0.1 मोल। ये मोल आपके आए किसके, यूरिया के। इतना आने के बाद जल के मोल निकालना है। जल का ग्राम में भार कितना है बेटा, 94 बटे में जल का अणु भार H का 2 और O का 16 तो 18। ठीक है, तो 18 पंजे 90, पॉइंट लगाया, 4 बचा, 40 हो गया, 18 दूनी 36, फिर 4 हो गया, फिर 18 दूनी 36। ठीक है, अब इतना होने के बाद में आपको क्या निकालना है, आपको केवल यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है। उसने जल का नहीं पूछा है, थोड़ा काम आसान कर दिया है। तो आप क्या करिए, आप लिखिए यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। अब यूरिया का मोल प्रभाज जिसका निकालते हैं उसके मोल को ऊपर रखिए, टोटल विलियन के नीचे रख के जोड़ दीजिए। यूरिया के मोल कितने आए थे, 0.1, इसके रखिए ऊपर, और नीचे इसके और इसके दोनों के मोलों को रखकर जोड़ दीजिए। ठीक है, अब जब आप नीचे वाले अंक को जोड़ेंगे तो ये आपका 0.1, ये जुड़कर आपका हो जाएगा 5.32। ठीक है, 5.32, 2 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे भाग देकर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसे और काट भी सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, हासिल इधर गया, 2 छंग 12, 2 छंग 12 तो 5 बटे में 266 लिख दीजिए। या आप चाहें तो इसे और छोटा करके लिख सकते हैं, 266 से जब 5 को भाग देंगे, संख्या कैसी है, छोटी है तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। अभी भी छोटी है तो एक 0 यहां बढ़ेगा, फिर एक 0 यहां बढ़ेगा, फिर एक बार में जाएगा। मतलब इसकी कितनी आई, 0.01। ये आया यूरिया का आपका मोल प्रभाज। ठीक है यार, अब तो सीख गए ना। अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा, अगर सीख गए हो तो हमेशा की तरह बस इतना ही कहूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे अपडेट होने वाले वीडियो को आप समय पर सीख सकें और केमिस्ट्री को यार अच्छे से समझ सकें। ठीक है, रट्टा बंद कर सकें और केमिस्ट्री को समझना शुरू कर सकें। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।